नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत और आप देख रहे हैं A1 टीवी। पिछले 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। इस फैसले से सभी देशवासियों की आंखें जो है वो चौंक गई। वो फैसला था लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत देना। 2008 में जो उनको ATS ने अरेस्ट किया था, उनकी जांच चल रही थी और इस जांच में उनके खिलाफ कई सारे सबूत NIA के पास भी और ATS के पास भी उपलब्ध थे। मीडिया उस वक्त जो कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और वो जो 7-8 लोग थे, उनके विरोध में भगवा आतंकवाद के नाम पर माहौल बनाया जा रहा था। ये माहौल 2008 में बनाया जा रहा था क्योंकि 2009 अप्रैल में लोकसभा का चुनाव था। आज वही मीडिया उनको अभी कर्नल पुरोहित को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी है। मीडिया ऐसे दिखा रहा है कि वो एक राष्ट्रभक्त है, बहुत बड़े हीरो है, लेकिन इसकी वास्तविकता जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं प्राध्यापक विलास खरात सर के पास, जिनके पास इस मामले को लेकर कई सारे सबूत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो हम बात करेंगे प्राध्यापक विलास खरात सर से, जो कि नेशनल माइनॉरिटी मोर्चा के प्रभारी है, राष्ट्रीय प्रभारी है, और उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है। हम मीडिया जो आज सच्चाई को छुपाना चाहता है, हम उसे उजागर करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले सर, A1 टीवी पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। कर्नल पुरोहित को छोड़ा गया है 21 अगस्त को, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? कर्नल पुरोहित को 21 तारीख को छोड़ा गया, ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दुखद संकेत है। और ये कहा जा सकता है कि अभी लोकतंत्र में जो तीसरा पिलर माना जाता था जुडिशरी, तो जुडिशरी भी एक संशय के दायरे में आ गई है। रही बात 21 तारीख को आपने जिक्र किया, कभी कभी ऐसा लगता है कि जुडिशरी के अंदर बैठे हुए जो ब्राह्मण्स लोग हैं, वो जजेस के तौर पर फैसले देते हैं तो अच्छी बात है, मगर वो अपनी कास्ट मेंटेलिटी को छोड़ते नहीं है, वो बायस होकर फैसले देते हैं। सवाल ये है कि 21 तारीख को ही फैसला क्यों आया जमानत का? तो मैं इसको ब्राह्मणिकल माइथोलॉजी के दृष्टिकोण से जब सोचा तो मुझे ऐसा पता चला, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं कि 21 तारीख ये ब्राह्मणिकल मैथोलॉजी में एक खास सिंबल है। जैसे 21 रुपए का दक्षिणा लेना, 11 रुपए का दक्षिणा लेना, एक सिंबॉलिक संकेत है उनका, एक वर्ड है उनका, अंक है 21। यह आंकड़ा ब्राह्मणों के मैथोलॉजी में हिंसा का प्रतीक है, तो हिंसा 21 से संबंधित है। तो ब्राह्मणों की एक आइडियोलॉजी में एक मैथोलॉजी है परशुराम। तो परशुराम ने यहाँ के जो नेटिव्स लोग थे, मूल निवासी लोग थे, शासक लोग थे, उन राजाओं की 21 बार हत्याएं की। ये कहानी ब्राह्मण लोग अपनी डोमिनेंसी को प्रस्तावित करने के लिए बार बार कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार निक्षत्रिय किया, और इसके रूप में जिनके पुरखों को मारा उनके पास से वो 21 रुपए दक्षिणा लेते हैं। तो ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है मुझे कि 21 बार परशुराम ने हिंसा किया, उसके आधार पर यहाँ के लोगों को शूद्र घोषित कर दिया। फिर उसके बाद उस परशुराम की परंपरा को आगे चलाने का काम, यानी हिंसा का काम पुरोहित और उसके साथियों ने किया, और जुडिशरी के अंदर बैठे हुए लोगों ने 21 तारीख को ही उसको जमानत का फैसला देना, ये थोड़ा अटपटा सा मुझे लग रहा है। मेरा एक सवाल है आपसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट में कर्नल पुरोहित ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए खारिज कर दिया कि NIA के पास उसके पुख्ता सबूत है। NIA ने भी खुद कहा कि हमारे पास कर्नल पुरोहित के विरोध में पुख्ता सबूत है, इसलिए उसको जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अप्लाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, हालांकि कुछ शर्तें उस पर लगाई है, लेकिन NIA अभी चुप है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि भाजपा की सरकार आने के बाद या आरएसएस की केंद्र में सत्ता बनने के बाद संघ परिवार ने जुडिशरी को भी मैनेज किया और NIA को भी मैनेज कर दिया, क्योंकि उनके पास तो सबूत थे और आज वो चुप है।
ये बात सच है कि भारत में जो लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर था, जुडिशरी को कुछ अधिकार दिए हैं, ब्यूरोक्रेट्स को अधिकार दिए हैं, पार्लियामेंट को कुछ अधिकार दिए हैं, मगर आज डेमोक्रेसी एक नौटंकी तंत्र बन गया है। और ये बात 200% सच है कि जुडिशरी ये फैसले नहीं दे रही है, बल्कि जुडिशरी के माध्यम से फैसले दिए जा रहे हैं। इसके आधार मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, प्रज्ञा ठाकुर को जो जमानत दी गई, उसको जमानत मिलते ही उसको जो भाजपा की मध्य प्रदेश में सरकार है चौहान की, वह कुंभ मेला का आयोजन था और भारत का प्रधानमंत्री, भारत को सेकुलर कहा जाता है मगर भारत का प्रधानमंत्री उस कुंभ मेले में गए थे और प्रज्ञा ठाकुर को वहाँ प्रधानमंत्री की उपस्थिति में वहाँ लोगों के सामने दिखाया गया था। तो एक जुडिशरी ने उसको रिहा किया। रिहा करने के बाद प्रज्ञा ठाकुर कहाँ गई? बीजेपी के उस धार्मिक मंच पर गई जहाँ पर सीएम है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। दूसरी बात है कि प्रज्ञा ठाकुर के कई सारे फोटो जो गूगल पर अपलोड है। प्रज्ञा ठाकुर के फोटो राजनाथ सिंह के साथ है, असीम आनंद के फोटो नरेंद्र मोदी के साथ है। तो ये जो सीधा सीधा संबंध है, क्यों बीजेपी इनको रिहा कर रही है? तो इनको रिहा इसीलिए कर रही है क्योंकि ये ओरिजिनली आरएसएस के लोग हैं और आरएसएस के लोगों ने ये षड्यंत्र किया, तो बीजेपी इसको रिहा करने का काम कर रही है। दूसरा सबूत यह देखा जा सकता है कि पिछले साल, इसी साल उत्तर प्रदेश का चुनाव था, तो उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला आया, बॉम्बे हाईकोर्ट से एक फैसला आया। उस मालेगांव बम ब्लास्ट के मामले में कई लोग पकड़े गए। उसमें उपाध्याय नाम का एक व्यक्ति है, रमेश उपाध्याय। रमेश उपाध्याय ने कोर्ट में अपील किया था, जैसे इसने अपील किया जमानत के लिए, तो उपाध्याय ने अपील किया था कि वो यूपी का चुनाव लड़ना चाहता है। तो इस पर न्यायपालिका ने बिल्कुल उनको ग्रीन सिग्नल दिया और कहा रमेश उपाध्याय चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि हिमायत बेग नाम का एक बेकसूर लड़का था और वो 2014 के लिए एक बहुजन मुक्ति पार्टी से चुनाव के लिए वो खड़ा, उसको किया गया था, औरंगाबाद से वो खड़े रहने की इच्छा जता रही थी, जबकि उसके फेवर में फैसला दिया था कि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते कि वो टेररिस्ट है। फांसी भी 3-4 और उसकी जो उसके ऊपर जो फांसी की सजा भी मुकर्रर हुई थी, वो वकीलों के दलीलों के आधार पर, तथ्य के आधार पर रिहा, मतलब उसको क्लीन चिट मिला था और उसके लिए अलाउ नहीं किया गया। और रमेश उपाध्याय के लिए, जबकि वो टेररिस्ट था और अभी भी उसके ऊपर आरोप है, और उसको चुनाव लड़ने के लिए अलाउ करना, ये भी जुडिशरी के लिए एक बड़ा शंका। जुडिशरी बायस होकर काम कर रही है। जुडिशरी पूर्णतः इस सारे मामले में, जो मैं इसको केवल वो आरोपी है इस रूप से नहीं देख रहा हूं, बल्कि ये जो लोग हैं, ये टेररिस्ट लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, और आतंकवादी लोगों का बचाव का पक्ष करना यानी राष्ट्रद्रोह है। और ये राष्ट्रद्रोह करने के लिए इन संस्थाओं को नहीं बनाया था, ये संस्थाओं को ये काम नहीं करना चाहिए था। आप बड़ा आरोप जुडिशरी पर लगा रहे हैं कि जुडिशरी भी राष्ट्रद्रोह कर रहा है। हाँ, जुडिशरी राष्ट्रद्रोह कर रहा है, मैं ऐसा आरोप लगा रहा हूं। तो इसके पीछे एक सोच है। क्या सोच है, मैं आपको वो सबूत और तथ्य के आधार पर बता। जब मालेगांव बम ब्लास्ट की इंक्वायरी चल रही थी, तब उसकी चार्जशीट भी रेडी कर दी गई थी और उस समय के एटीएस प्रमुख करकरे के माध्यम से उनके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। लगभग 48 वीडियो और ऑडियो उनके लैपटॉप से जब्त किए गए थे और उस चार्जशीट के साथ उन्होंने फरीदाबाद में 2008 में जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट करके वो चार्जशीट के साथ जोड़कर सबमिट किया था, जो इसकी ये कॉपी है, जो गवर्नमेंट के ही स्रोत से मंगवाई गई है, आरटीआई के द्वारा कोर्ट से ही मंगवाई गई है, जिसमें इनकी ट्रांसक्रिप्ट की बातें हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्ट की, जिनकी मीटिंग की बातें हैं, ये मीटिंग की बातें खुला खुला संविधान खत्म करने की बातें हैं, संविधान को तहस नहस करने की बातें, भारत का सारा जो पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक जो ढांचा है, जो
यहाँ के शोषित लोगों के समर्थन में इसको तहस नहस करना और ब्राह्मणों के राष्ट्र की स्थापना करना, ऐसे काम करना, यानी ये बम ब्लास्ट करना इतना ही इनके ऊपर इल्जाम नहीं है, बल्कि राष्ट्रद्रोह का काम करना, संविधान बदलने का काम करना, ये संगीन आरोप इनके ऊपर है। और ये लिखित में है, जो कानूनन है, और उनके वीडियो और ऑडियो भी वहां कोर्ट में सबमिट किए हैं चार्जशीट के साथ। तो फिर ये राष्ट्रद्रोह करने वाले लोगों का जमानत देना तो कानूनन रूप से ये नॉन बेलेबल उन पर आरोप है, इसमें जमानत नहीं हो सकती। पुरोहित के ऊपर मकोका लगा हुआ था और पुरोहित को जमानत नहीं मिल सकती थी, ये आज तक माना जा रहा था। मगर जिस दिन प्रज्ञा ठाकुर और अन्य सहयोगी लोगों को जमानत मिली, उसी दिन ये सिग्नल शुरू हो गया था कि स्टेप बाय कर्नल पुरोहित को भी बाहर करेंगे। इसी से जुड़कर एक सवाल है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में ध्रुव सक्सेना नाम का बीजेपी का एक कार्यकर्ता, जिसका कनेक्शन आईएसआई के साथ मिला, कश्मीर में संदीप शर्मा करके एक कार्यकर्ता, उसको वो भी आईएसआई का एजेंट था। तो क्या लग रहा है कि संघ का डायरेक्ट कनेक्शन आईएसआई के साथ है, इसिस के साथ है? इसिस का जो प्रमुख हेड है उसका नाम सिद्धार्थ दर है और वो कश्मीरी ब्राह्मण है। जैसा मीडिया प्रोपोगेट कर रहा है और सच्चाई को दबा रहा है, अगर ये इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसा प्रमोट किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, फिर कश्मीरी ब्राह्मण सिद्धार्थ दर वहां क्या कर रहा है? आपने सही सवाल खड़े किए, क्योंकि ये बातें मीडिया के सामने आई है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में उन लोगों से कांटेक्ट करने के लिए एक अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन लैब डेवलप किया था। अब वो मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी के राज्य में ये सब हो रहा था, और ये बातें बीजेपी जो केंद्र में सरकार है उनके समय में डिस्क्लोज हुआ। जो लोग देशभक्ति के नारे लगाते हैं, नरेंद्र मोदी हो या उनकी सरकार के लोग जो नारे लगाते हैं, या मोहन भागवत भी देशभक्ति के नारे लगाते हैं, तो उनकी देशभक्ति कहाँ पर गई? ये देशभक्ति तो इसिस के साथ है, ये देशभक्ति तो इसराइल के साथ है। आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मतलब जैसे कोई कागजात है आपके पास में जिसको आधार बनाकर ये आरोप आप लगा सकते हैं? पहला मुद्दा ये है कि जो फरीदाबाद 2008 में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य जो उसके साथी है, उन्होंने उसके डायलॉग में इस बात का जिक्र आया है कि उन लोगों का इसके साथ कनेक्शन है। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एविडेंस ये है कि इस बम ब्लास्ट सीरीज में एक मास्टरमाइंड जिसको कहा जा सकता है, उसका नाम है असीमानंद उर्फ असित चटर्जी। असित चटर्जी, असीमानंद ने अपना कन्फेशन लिख के दिया है कोर्ट को। कन्फेशन देना यानी मान्य करना, कबूल करना। तो क्या आपके पास है? तो उसके अंदर एक बात आई है पेज नंबर 36 पर, असीमानंद के पेज नंबर 36 पर ये इस बात का जिक्र आया है कि आरएसएस के इन आतंकवादी लोगों का कनेक्शन इसिस के साथ है। उसमें जिक्र ये आया है, हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी देना बहुत मैं उचित समझता हूं। जो मीडिया छुपा रहा है उस बातों को हमको उजागर करना चाहिए। असीमानंद कहता है, मुझे यह भी पता चला था कि सुनील जोशी भारत भाई के साथ नागपुर में इंद्रेश जी से मिले थे और इंद्रेश जी ने भारत भाई के सामने सुनील जोशी को 50,000 रुपए दिए थे। कर्नल पुरोहित ने भी एक बार मुझे बताया था कि इंद्रेश जी आईएसआई के एजेंट है और इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, लेकिन कर्नल पुरोहित ने मुझे वह डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं दिखाए। ये बयान है उस ग्रुप का। इसमें इंद्रेश कौन है? तो इसमें इंद्रेश, सुनील जोशी तो पता चलता है, सुनील जोशी को उन्हीं लोगों ने मार डाला। हो सकता है उनका आर्थिक लेन देन हो सकता है वो सुनील जोशी के परिवार ने तो आरएसएस के उन लोगों के खिलाफ भी केसेस चलाई थी, और प्रज्ञा ठाकुर सुनील जोशी का मर्डर करवाने में प्रमुख है, ऐसा उन लोगों का आरोप था। तो दरअसल मामला ये है कि सुनील जोशी तो पता चल रहा है, जो अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में 3 लोगों को सजा हुई, एक मृत्यु पाया गया, उसको दोषी माना गया। तो
कोर्ट भी मान रहा है कि आरएसएस के ये लोग फुल टाइमर लोग थे और आरएसएस का बम ब्लास्ट करवाने में हाथ था। अब इसमें इंद्रेश कौन है? तो इंद्रेश है इंद्रेश कुमार। अभी इंद्रेश कुमार कौन है? तो इंद्रेश कुमार अक्षरधाम बम ब्लास्ट में एक आरोपी है, बल्कि पूरे देश भर में जो बम ब्लास्ट किए गए उसमें एक सह आरोपी है। इंद्रेश कुमार के संदर्भ में यह मामला आया है कि इंद्रेश कुमार का संबंध इसी से, आईएसआई से। तो इंद्रेश कुमार आज वर्तमान में आरएसएस की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर है और वो सदस्य ही नहीं है, बल्कि आरएसएस ने एक विंग बनाई है और उस विंग का वो माइनॉरिटी जो सेल उन्होंने बनाया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इसका उसको अध्यक्ष बनाया है। यानी बम ब्लास्ट आरएसएस के लोगों ने किया, इल्जाम मुसलमानों पर लगाया, अब मुसलमानों का ही उसको नेता घोषित किया। यानी ब्राह्मणों का कैरेक्टर जो है कितना डिप्लोमेटिक है, जिनको आरोपी कराया, जिनको आरोपी बनाया मुसलमानों को, उसका नेता उसको बनाया। मगर अगर असीमानंद की बात को माना जाए और अलग अलग तथ्य जो बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के पास भी इसके सबूत है, वो लोग इस बात को दबा रहे हैं। ये अभी तक पता नहीं चला कि जो लोग पकड़े गए इसके साथ जिनका कनेक्शन था, आगे जुडिशरी ने क्या फैसला किया, आगे मीडिया ने क्यों नहीं बताया, केवल इतना ही बताया कि इतने लोग पकड़े गए। आगे क्या हुआ? आगे उनको सजा हुई क्या? जो राष्ट्रद्रोह करता है हम मानते उसको फांसी होनी चाहिए। अगर इंद्रेश कुमार का संबंध इसी के साथ है तो आरएसएस का मेंबर क्यों है, एग्जीक्यूटिव मेंबर क्यों है? आरएसएस का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, इसका मतलब है मोहन भागवत का भी कनेक्शन इस आईएसआई के साथ है। और आईएसआई ये कोई ऐसी संस्था है जैसे आरएसएस की अलग अलग अपशूट विंग है, उसी तरह आईएसआई ऐसा मुझे लग रहा है कि आरएसएस की कोई विंग हो सकती है। इससे एक सवाल ये पैदा होता है कि 2011 में मनमोहन वैद्य और सरसंघ चालक मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री जब उस वक्त मनमोहन सिंह थे तो उनको एक ज्ञापन दिया था, एक पत्र लिखा था कि इंद्रेश कुमार और ये जो बाकी लोग हैं कर्नल पुरोहित वगैरह, तो ये मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार को मारने में शामिल है, मतलब उनकी हत्या की साजिश वो कर रहे हैं। तो और आज वो लोग उनको क्यों छोड़ रहे हैं? अगर उनका संबंध, आप बोल रहे हैं कि आरएसएस का संबंध है इससे, तो वो लोग उस वक्त उन्होंने ज्ञापन दिया था कि इनको छोड़ा न जाए, इनकी ये हत्या में शामिल है। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया। ये जो खबर है ये गूगल पर कई साइटों पर भी आज भी अवेलेबल है, और जिस दिन ये खबर आई थी उस तारीख थी 11 तारीख थी और 11 फरवरी 2011 को वो खबर आई थी। और ऑनलाइन जो पेज है आज तक का, उसके ऊपर भी वो मौजूद है। इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत को मारने की साजिश थी, ऐसा सर कार्यवाह भैयाजी जोशी आरएसएस का और आरएसएस का स्पोक्स पर्सन मनमोहन वैद्य ने प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इनको ज्ञापन दिया था। वो क्या उनका कहना था जरा आप लोगों को भी बताना जरूरी है। पत्र में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा था, संघ का स्पष्ट मानना है कि कर्नल पुरोहित की भूमिका राजनीतिक थी और वह अपने विवेक के आधार पर कुछ नहीं कर रहा था। उसकी कोशिश संघ और सहयोगी संगठनों में दरार पैदा करने की थी। उसने सरसंघ चालक मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार को मारने की साजिश रची थी, जिसका पता महाराष्ट्र एटीएस के आरोप पत्र से चलता है। ये जानकारी आप गूगल पर ऑनलाइन ये खबर है, यहां पर देख सकते हैं। अब सवाल बड़ा गजब, आपने सवाल भी बड़ा गजब का पूछ लिया। अब ये सवाल तो मीडिया को पूछना चाहिए, ये सवाल तो जुडिशरी के अंदर सरकारी जो वकील है या न्याय के जो वकील है, एटीएस के जो लोग हैं, इनको खड़ा करना चाहिए था, इनको सवाल खड़ा करना चाहिए था। सवाल क्या है, काउंटर सवाल क्या है कि आज जैसे पुरोहित को महान देशभक्त बताया जा रहा है और पुरोहित के लिए पूरा तामझाम कलेक्ट किया जा रहा है और उसके लिए बड़ा बढ़िया किस्म का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। सवाल ये है, सीधा सीधा सवाल है, और हम भारत के नागरिक होने के नाते भी ये सवाल हम पूछना चाहते जनता के माध्यम से जुडिशरी को, खास करके कि अगर मनमोहन वैद्य और भैया जोशी
जो आरएसएस के सेंट्रल बॉडी के मेंबर्स है, ये लोग भी मनमोहन सिंह को रिटर्न में ज्ञापन दे रहे हैं, और जिसकी खबरें हमें पता चल रही, जिसके आधार पर हम बोल रहे हैं, ये ज्ञापन में कह रहे हैं कि मनमोहन भागवत और इंद्रेश कुमार का मर्डर करने की साजिश थी। तो फिर आज सवाल होता है कि साजिश थी ऐसा आरएसएस के लोग उस समय कह रहे थे, जो आज वर्तमान में भी आरएसएस के सेंट्रल बॉडी के मेंबर है, और वो लोग आज भी जिंदा है। तो फिर मोहन भागवत को और इंद्रेश कुमार को मारने की साजिश करने वाले आदमी को क्यों रिहा किया जा रहा है, और इसके मामले में मोहन भागवत के मुंह पर ताला क्यों है, मनमोहन वैद्य के मुंह पर ताला क्यों है, भैयाजी जोशी के मुंह पर ताला क्यों है? ये एक उनका डिप्लोमेटिक स्टैंड था। डिप्लोमेटिक स्टैंड क्या था? फरवरी महीना आ रहा है, फरवरी के बाद नवंबर महीना बाद में आ रहा है, तो मैं इसको लिंक करके देख रहा हूं, तो 26/11 का जो हमला हुआ, उस हमले में आरएसएस का हाथ था। आईबी के अंदर आरएसएस के लोग थे, और इस्राएली उसमें टेररिस्ट ग्रुप था, इसमें आईएसआई का भी एक ग्रुप था। 3 ग्रुप थे, एक आरएसएस से संलग्न आईबी का ग्रुप था, नंबर 2 इस्राएली आतंकवादी ग्रुप था, नंबर 3 वो जो आईएसआई का आतंकवादी ग्रुप था। तो तीनों ने मिलकर 26/11 का हमला किया। इस हमले में 3 प्रमुख पुलिस अधिकारी मारे गए, जिसमें करकरी जी भी है, और करकरी जी को आज विलन बताया जा रहा है, जो एटीएस प्रमुख थे, और इसको नायक बनाया जा रहा है। अब वो कहने वाले जो अधिकारी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो ही अधिकारी कह सकते जो इस आरोप में फंसे हुए हैं। उन्हें मालूम है इसकी जांच हो जाएगी तो पकड़े जाएंगे। तो ये सवाल सही है कि ये जो 26/11 का जो अटैक हुआ, ये प्री प्लान अटैक था, और वो प्री प्लान अटैक में कहीं ना कहीं आरएसएस का डायरेक्ट इन्वॉल्व था, क्योंकि वो लोग मारे जाना, सबूत नष्ट करना, और ये सारी हिस्ट्री ये बताती है कि इसमें आरएसएस संलग्न है। और मोहन भागवत को अपना मुंह खोलना चाहिए। हम कहना चाहते हैं, संघ कार्यालय संघ प्रमुख को कहना चाहते हैं, तुम ही लोग कह रहे थे कि ये हमारी हत्या करने वाला था, तो भाई तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे पास वकील है, तुम्हारे पास जुडिशरी है, इसको रिहा क्यों कर रहे हैं? बल्कि उस समय 2011 में इसलिए बयान दे रहे थे क्योंकि उन्हें 26/11 की एक साजिश करनी थी, तो वो एक रिकॉर्ड बना रहे थे, देखो हम उसके खिलाफ थे, इसलिए हम भारत सरकार को लिखित में दे रहे हैं। बल्कि ये कहा जा सकता है कि एक डिप्लोमेटिक उनका स्टैंड था, सच स्टैंड नहीं था। अब इंद्रेश कुमार कौन है? इंद्रेश कुमार एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर है, मोहन भागवत वर्तमान सरसंघ चालक है, और वो लोग इनको रिहा होने के बावजूद बोल नहीं रहे हैं, बल्कि उसके समर्थन में आरएसएस बोल रहा है। आपने 26/11 का जिक्र किया, तो 26/11 पर जो पूरा सबूतों के आधार पर जो किताब लिखी गई, हु किल्ड करकरे, एसएम मुशर्रफ साहब ने, उनसे भी हमने बात की, लेकिन उनका कहना है कि इस सारे मामले में गवर्नमेंट जो है, सरकारें जो है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की, वो इन्वॉल्व नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है? वो उनका कहना ऐसा है कि ब्यूरोक्रेट्स या आईबी के जो लोग हैं, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है। मगर सच ये है कि फरीदाबाद की जो मीटिंग हुई 2008 में, उस मीटिंग में पुरोहित और सिंह नाम का है, उपाध्याय नाम का है, और कई सारे लोग उसमें आतंकवादी, ब्राह्मणिकल आतंकवादी लोग शामिल है। उसमें मोहन भागवत का जिक्र है। उसमें ये जिक्र है कि हमारी मोहन भागवत जी से मुलाकात हुई और पूरा प्लानिंग के बारे में डिस्कशन हुआ। तो सरकारें इन्वॉल्व है ऐसा मैं मानता हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ कि मालेगांव बम ब्लास्ट के माध्यम से देश भर के सारे बम ब्लास्ट की कुंजी मिल गई थी। मालेगांव बम ब्लास्ट ये एक कुंजी है, देश भर में बम ब्लास्ट एक्चुअली किसने किए। आज तक बदनाम किया जा रहा था मुसलमानों को, मगर मालेगांव बम ब्लास्ट से पता चला कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित कौन है, ब्राह्मण है, प्रज्ञा ठाकुर कौन है, ब्राह्मण है, सुनील जोशी कौन है, ब्राह्मण है, शंकराचार्य पांडे कौन है, ब्राह्मण है, आशीष चटर्जी उर्फ आसिमानंद कौन है, ब्राह्मण है। तो ये सारे के सारे नाम सिद्ध करते कि एक ही जाति के लोग हैं। सुधीर उपाध्याय, बहुत सारे लोग हैं, विक्रम भावे, बहुत सारे लोग हैं कि जिनका चेहरा सामने आया। तो टेररिज्म का असली चेहरा ब्राह्मणवाद था, इसका पर्दाफाश हुआ। तो 26/11 के सिलसिले में अगर हम सोचते हैं, वो प्री प्लान अटैक था, योजनाबद्ध तरीके से प्लान था, और उसको प्रमोट भी किया, प्रचार भी लाया गया।
यहाँ तक की चर्चा है कि अजमल कसाब को फांसी दिया है नहीं दिया, ये भी एक सवाल उंगली उठी जा रही है कि उसको दिखाया क्यों नहीं, उसकी डेड बॉडी को दिखाया क्यों नहीं। एक ही तस्वीर बार बार देखा है, उसके हाथ में एक वो मुस्लिम था, उसके हाथ में एक धागा बांधा, लाल भगवे कलर का धागा बांधा गया था। तो ये सारे सवाल 26/11 के साथ जोड़कर अगर हम देखते हैं तो उनकी मीटिंगों में जिक्र है मोहन भागवत का, हमें क्या करना है। उनकी जगह जगह पर मीटिंग हुई है, उनकी भोपाल में भी मीटिंग हुई, फरीदाबाद में भी मीटिंग हुई, देवलाली कैंप में भी मीटिंग हुई, सूरत में भी मीटिंग हुई, इंदौर में भी मीटिंग हुई, जगह जगह पर उनकी मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग को सामने आना चाहिए। ये रिकॉर्ड जो 48 ऑडियो और वीडियो है, इस रिकॉर्ड को भी कोर्ट ने सामने लाना चाहिए। मीडिया ने इस बात की डिमांड करनी चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती वाला सवाल है कि जो देशद्रोह का कार्य कर रहा है, जो संविधान बदलने की बात कर रहा है, उसको रिहा कैसे किया गया। उनका रिहा करने का जो उनको जमानत दी है, तो उन्होंने ये दलील दी कि कर्नल पुरोहित ने ये दलील दी कि वो उन मीटिंगों में जानकारी लेने के लिए गए थे। तो कल टीवी पर भी कुछ डिबेट चल रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि मिलिट्री को ऐसे राइट्स है कि वो सिविलियन पर जानकारी निकालने के लिए उनके मीटिंगों में उनके साथ घुल मिल सकते हैं। ऐसा एक दलील एक रिटायर जो ऑफिसर है मिलिट्री का, उन्होंने दिया। तो क्या लगता है कि उन्होंने जो दलीलें जो दी है वो कितने हद तक सही है। ये ब्राह्मणों का कैरेक्टर के बारे में एक बाबा साहब अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था, ब्राह्मण्स हैव ए ब्रेन विद इन ब्रेन्स। तो ब्राह्मणों का एक सर होता है तो एक दिमाग होता है, ऐसा नहीं है। उसके एक सर में कई सारे षड्यंत्र होते हैं। तो ये उसी तरीके का डिप्लोमेटिक जवाब है। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या है जरा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये उसका चार्जशीट के साथ 2008 में जनवरी 2008 में फरीदाबाद में जो गुप्त मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग का ये मैन्युस्क्रिप्ट किया गया। और ये मैन्युस्क्रिप्ट सरकारी लोगों ने उसके हस्ताक्षर और मुहर लगाई हुई है। और ये मैन्युस्क्रिप्ट करवाकर जांच एजेंसी के लोगों ने कोर्ट के सामने पेश किया। और इसके अंदर जो डिस्कशन हुआ, इसके अंदर ये बातें हैं। उन बातों का निचोड़ आपको अगर बताया जाए, क्या है दरअसल मामला। पुरोहित का मामला ये केवल आरएसएस को साजिश के तहत बदनाम करने का मामला है और कुछ मामला है, जैसा वो प्रचार करे। जरा आपको इसके बारे में जरा सच बताना बहुत जरूरी है। 2008 में कुछ उनके डिस्कशन हुए थे। उन डिस्कशन कर बातों को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा वो बातें क्या है। उनके फोन भी गवर्नमेंट एटीएस ने टैप किए थे। वो उसका भी ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने कोर्ट में पेश किया था। केवल और 4 या 5 भागों का ही केवल ट्रांसक्रिप्ट करवाकर कोर्ट के अंदर दाखिल किया है। तो फरीदाबाद के 2008 के जो गुप्त मीटिंग हुई अभिनव भारत की, उसके अंदर जो डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जनता के लोगों को हाइड किया जा रहा है, जो बताया नहीं जा रहा है। कर्नल पुरोहित ने उस डिस्कशन में ये कहा, वी विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, विल फाइट द नेशन, दिस नेशन इज नॉट आवर्स। एक डायलॉग उसने कहा। इसका अर्थ ये होता है, खास बात है, इसका अर्थ ये होता है कि ये राष्ट्र हमारा नहीं है। हमारा नहीं है यानी कौन है? वो तो सारे के सारे टेररिस्ट ग्रुप, एक ही कास्ट के, ब्राह्मण कास्ट के, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को उसके अंदर उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। क्योंकि जो षड्यंत्र होता है उसकी सीक्रेसी रखना बहुत जरूरी है। अगर ये बम ब्लास्ट करने के पीछे ब्राह्मणों की मोनोपोली, ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करना है, तो इसीलिए ब्राह्मण को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। जो मोहन भागवत बाहर जाकर चिल्लाते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमारी राष्ट्रीयता हिंदुत्व है, तो भाई तुम्हारा जो साथी है पुरोहित, उसने 5000 का रहस्य अपनी मीटिंग में बता दिया। तुम हमें गुमराह कर रहे हो। पब्लिक मीटिंग में, गुप्त मीटिंग में कहा दिस नेशन इज नॉट आवर्स। इसका मतलब होता है कि ब्राह्मण चर्चा कर रहे तो कह रहे हैं भारत ब्राह्मणों का राष्ट्र नहीं है, इसलिए हमें संविधान द्रोह करना होगा, राष्ट्र द्रोह करना होगा। ये उसने बयान दिया। दूसरा बयान उसने दिया, वी विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू फाइट फॉर आवर इंडिपेंडेंस। यानी पहली बात, आरएसएस के लोग दूसरे लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं, आरएसएस के लोग दूसरे लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। पहली बात में उन्होंने कहा हम देशद्रोही कार्य क्यों करेंगे,
संविधान द्रोह कार्य क्यों करेंगे? क्योंकि भारत हमारा देश नहीं। डीएनए रिसर्च 2001 ने भी सिद्ध कर दिया, और अभी नया और डीएनए रिसर्च द हिंदूज में इसके बारे में डिबेट भी चला था, और आरएसएस के लोगों ने उसका जवाब नहीं दिया। उनको जवाब देना चाहिए था कि ब्राह्मणों का डीएनए 2 बार जांच हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, उनका डीएनए विदेशी नस्ल से मिलता है, वो फॉरेनर्स है, दे आर नॉट नेटिव। और हिंदू शब्द भारत का है ही नहीं, वो तो पर्शियन भाषा का शब्द है, मुगलों का शब्द है, जिसका अर्थ चोर, काला, डाकू, गुलाम और नाजायज होता है। तो एक बात वो कहते हैं कि ये राष्ट्र हमारा नहीं, हो गया। दूसरा डायलॉग पुरोहित कहता है कि हमें संविधान से लड़ना होगा, वी हैव फाइट फॉर आवर इंडिपेंडेंस। फिर भाई सवाल है कि संविधान से लड़ना है, इससे उनको आजादी मिलने वाली है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो फिर सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को आजादी किसको मिली? अगर बम ब्लास्ट करके संविधान को तहस नहस किया जा सकता है, ये उनका प्लान था, और संविधान को ढांचे को खत्म करना यही उनका आजादी है, ऐसा पुरोहित कह रहा है। आगे पुरोहित ने कहा इस संविधान को मानना ही नहीं है, इस संविधान को मानना ही नहीं है, नॉकिंग डाउन यही एक तरीका है। उपाध्याय उस मीटिंग में डायलॉग में उसने कहा दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल टू अस, will not be acceptable to us, another constitution will come into place, then हिंदू राष्ट्र will be established। यानी उपाध्याय कह रहा है कि यह संविधान हमें उपयुक्त नहीं है, यह संविधान को हमें अपनाना ही नहीं है, और जब तक हम संविधान को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। तो सुधाकर द्विवेदी ने इस डायलॉग में, इस मीटिंग में चर्चा के दरमियान सवाल खड़ा किया, मान लो कि ये संविधान हम रिजेक्ट करते तो फिर हमारा संविधान क्या है? सुधाकर द्विवेदी उसकी भाषा में हम जनता को बताना चाहते हैं। सुधाकर द्विवेदी ने बयान देते हुए कहा राज्य व्यवस्था का हमारे यहाँ कुछ पौराणिक शास्त्र है, राज्य व्यवस्था का हमारे यहाँ कुछ पौराणिक शास्त्र है, हमारी जो स्मृतियां है वही संविधान है समाज की। इस समय 14 स्मृतियां है हमारे देश में, उन सारे को इकट्ठा कर लीजिए। यानी सुधाकर द्विवेदी ने कहा कि राज्य व्यवस्था अभी हमारे ये वर्तमान राज्य व्यवस्था को हमको खत्म करना है, तो हमें हमारी पौराणिक जो स्मृतियां है, 14 स्मृतियां है, उसको माध्यम करके हमें संविधान बनाना होगा। पुरोहित ने इस पर कहा इस देश में हमें वेदों के मुताबिक जो बताया गया सनातन हिंदू धर्म, वैदिक धर्म वही चाहिए। यानी इस डायलॉग से, पुरोहित के डायलॉग से, गुप्त मीटिंग से सिद्ध हुआ ये जो बाहर हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे, ये हिंदू राष्ट्र ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि उनका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म, वैदिक धर्म, वेदों के आधारित राष्ट्र बनाना, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा, क्षत्रिय बाहु से, कमर से बनिया और पैर से शूद्र, और शूद्र वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनकी सेवा करेगा, काम करेगा, मगर फल की आशा नहीं धरेगा, और ब्राह्मण को मलाई खिलाएगा, मोहन भागवत को क्रीम खिलाएगा, शंकराचार्य को चर्बी बढ़ाएगा, मगर अपनी चर्बी घटाएगा। आगे खास बात आप लोगों को इसके सिलसिले में और एक बात बताना चाहते हैं कि पुरोहित ने आगे कहा कि हमारा इस्राइल से संपर्क है, और आगे ये भी कहा कि हमारे कैप्टन इस्राइल जाकर आए हैं और उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक है, और आगे जाकर उसने ये भी डिक्लेयर किया कि हमारे साथ इस्राएली लोगों ने, टेररिस्ट ग्रुप ने क्लब कर लिया है, और वो हमारा ब्राह्मणी राष्ट्र जो बनाने का जो कार्यक्रम है उसका प्रोपोगंडा यूनो में करने वाले हैं। ये बात अपने आप सिद्ध करती है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश, संविधान को ध्वस्त करने की साजिश, इस देश के नेटिव लोग जो है, मूल निवासी लोग हैं, उनकी हत्या करके, उनके अंदर डर पैदा करके यहाँ वो एक राष्ट्र, एक वसाहत बनाना चाहते, जैसे अंग्रेजों ने बनाई थी, जैसे फॉरेनर्स लोगों ने बनाई थी। तो विदेशी ब्राह्मणों का चरित्र ओपन हो गया लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के माध्यम से। अब उस एक साजिश का हिस्सा, अब मैं तो ये कह रहा हूं कि आरएसएस बीजेपी क्या कर रहा है। आपने जो सवाल कहा था इसमें गवर्नमेंट का कितना रोल है, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस का जितना रोल है उतना कांग्रेस बीजेपी का भी है। कांग्रेस के सरकार ने इनको सजा नहीं दिया, इसको लेंदी होने दिया, चुनाव तक उसको आगे बढ़ाया। उसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर बीजेपी और आरएसएस के लोग उसी प्लान पर काम कर रही है जो उनके गुप्त मीटिंगों में तय हुआ था।
संविधान को तहस नहस करना, संविधान बदलने की बात करना, इस देश के अंदर फसाद पैदा करना, बम ब्लास्ट के माध्यम से दूसरे लोगों के ऊपर इल्जाम करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके साथ क्लब हो जाना। उनकी फरीदाबाद की मीटिंग में डिस्कशन हुआ कि नेपाल के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है, थाईलैंड में भी उनके कुछ ग्रुप है और एक उन्होंने कहा इसराइल में उनके अच्छे ग्रुप है। प्रधानमंत्री वहां गए थे, सब दुनिया वालों ने देखा था प्रधानमंत्री का क्या बयान था। प्रधानमंत्री ने और वहां के इस्राएली प्रधानमंत्री ने जो डायलॉग हुआ उसमें तो एक डायलॉग ये था कि भारत के ब्राह्मणों का और यहूदी लोगों का जो रिश्ते हैं वो धरती पर तय नहीं हुए, वो स्वर्ग में तय हुए। यानी वो लोग अपने आप को ब्लड रिलेशन के साथ जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने इतना तक कहा कि मोदी ये भारत के यहूदी है। हाँ, ये भी एक बड़ा विवादास्पद वहाँ का बयान था और अखबार वालों ने उसको छापा था। अब इसका जवाब हमें, इसका जस्टिफिकेशन हम लोगों को नहीं देना चाहिए, बल्कि इसका जस्टिफिकेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। नरेंद्र मोदी अपने आप को कभी चाय वाला कहता है, कभी पिछड़े वर्ग का कहता है और 2002 में उसने जबरन अपनी जाति को, उसकी जाति वह घासी बनिया है, बनिया कैटेगरी में उसकी जाति आती है, उसने 2002 में उसकी लिस्ट में घुसा दिया। अब बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र करके अंदर घुसा दिया और ओबीसी का सर्टिफिकेट ले लिया। मगर वो जो कह रहा है, अब गुजरात के लोग अभी भी कह रहे हैं, गुजरात का चुनाव चल रहा है, तैयारी चल रही है, वो लोग कह रहे हैं ओबीसी नहीं है नरेंद्र मोदी, और इसराइल का प्रधानमंत्री कह रहा है कि वो यहूदी है। तो हमें भी तब तक इस बात को मान्यता देनी चाहिए कि वो ओबीसी नहीं है नरेंद्र मोदी, वो यहूदी नस्ल का है, और तब तक इसको कहना चाहिए जब तक खुद नरेंद्र मोदी उसका कोई सर्टिफिकेट देता है या डीएनए का सबूत देता है। डीएनए का सबूत दिया तो मामला रफा-दफा हो गया। धन्यवाद खरत सर, आपने बहुत सारे जो मीडिया में जो जिन विषय पर चर्चा नहीं होती उन विषयों को आपने तथ्य और सबूतों के आधार पर हमारे दर्शकों को दिखाया। तो ये थे प्राध्यापक विलास खरात सर, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, मतलब राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा जिसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, लिंगायत मोर्चा एक अलग अलग विंग है, इनके राष्ट्रीय प्रभारी है। इन्होंने बहुत संगीन आरोप मोदी से लेकर, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर संघ तक किए हैं। उनका आईएसआई के साथ में कनेक्शन बताया है और इनके सारे सबूत इनके पास है। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये सारे सबूत है और फिर भी मीडिया हो, न्यायपालिका हो, ये सारे बायस होकर, एक तरफी होकर ये सारे फैसले देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। ये सारे सबूत आपके सामने हमने रखे हैं, आप इस पर खुद सोच विचार कर सकते हैं कि भारत की जो परिस्थितियां है वो कितनी खराब होती जा रही है। अब अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबाइए, ताकि हमारे ऐसे जो सामाजिक विषयों पर हम जो वीडियोस बना रहे हैं, आपको जो जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। कैमरामैन सुनील गौड़ी के साथ मैं संकेत, A1 TV। धन्यवाद।